अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको गर्ल। इस वीडियो में हम देखेंगे रोल ऑफ किडनीज इन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर। जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है फॉर शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल प्रेशर। इसमें हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल प्रेशर पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म आर्टेरियल प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म आर्टेरियल प्रेशर रेगुलेशन किस पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है फ्लूइड वॉल्यूम पे, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि ब्लड का फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होगा। और वो किस पे डिपेंड करता है, वो रिलेटेड है कि फ्लूइड कितना इनटेक हुआ है और फ्लूइड का आउटपुट कितना हुआ है। इन दोनों के बैलेंस पे डिपेंड करता है। ये दोनों बैलेंस होंगे तब हमारे पास लॉन्ग टर्म आर्टेरियल प्रेशर एक लिमिट में एक रेगुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन तुम्हारे पास किडनीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर लॉन्ग टर्म रेगुलेशन आर्टेरियल प्रेशर रेगुलेशन। और किडनी के साथ साथ बहुत से हार्मोन्स भी हेल्प करते हैं किडनी की लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल प्रेशर पर, साथ में न्यूरल रिस्पॉन्सेज भी होते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे पास आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, इन्फ्यूजन ऑफ द ब्लड या ट्रांसफ्यूजन ब्लड की हुई है, तो अगर हमारे पास वेस्कुलर कैपेसिटेंस अल्टर नहीं हुई, वो चेंज नहीं हुई, तो हमारे पास लाजमी है कि आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जब आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो किडनी कैसे आर्टेरियल प्रेशर को नॉर्मल करेगी, तो किडनी ऐसे आर्टेरियल प्रेशर को नॉर्मल करेगी कि वो इंक्रीज़ कर देगी वाटर की एक्सक्रीशन, वाटर और साल्ट की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कर देगी। प्रेशर डायूरेसिस और प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस। प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस ये कहते हैं कि इंक्रीज इन रीनल आउटपुट ऑफ साल्ट। जब रीनल साल्ट की एक्सक्रीशन को ज़्यादा कर देगा उसे हम प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस कहते हैं। प्रेशर डायूरेसिस व्हेन देयर इज आउटपुट ऑफ वाटर। ठीक है, तो किडनी इन दो प्रोसेस प्रेशर डायूरेसिस और प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस के ज़रिए क्या करेगी कि आर्टेरियल प्रेशर को दोबारा, जब ये ज़्यादा वाटर और साल्ट एक्सक्रीट होगा, आर्टेरियल प्रेशर का वॉल्यूम दोबारा कम होगा, आर्टेरियल प्रेशर कम होगा और दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगा। इंक्रीज़ को दोबारा नॉर्मल पे ले आएगी किडनी ये मैकेनिज्म करके। नेक्स्ट आगे ये बताया गया है कि जो आर्टेरियल प्रेशर है नॉर्मल, उसका वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। नॉर्मल आर्टेरियल प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे आउटपुट और इनपुट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और यूरिन का आउटपुट नॉर्मल हो जाता है एट आर्टेरियल प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब जब आर्टेरियल प्रेशर इससे कम होगा, 100 से कम होगा, लाइक 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा, तो 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे यूरिन आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो होता है। और अगर इंक्रीज़ हो जाए आर्टेरियल प्रेशर 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे, तो यूरिन आउटपुट को किडनी को फिर इसके इंक्रीज़ करना पड़ता है यूरिन आउटपुट दोबारा आर्टेरियल प्रेशर को नॉर्मल 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे लाने के लिए। तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है, 6 to 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है जब आर्टेरियल प्रेशर 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे तक हो जाता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर बुक में एग्जांपल दी हुई है डॉग की, कि डॉग में हमारे पास 250 मिलीमीटर ऑफ वॉल्यूम इंजेक्ट करवाया है ब्लड का, तो उसका लाजमी बात है कि उसका आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। उसका आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज़ होकर 205 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे आ जाता है और इस तरह उसका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो किडनी क्या करती है कि दोबारा ऑफ कोर्स किडनी यूरिन का आउटपुट इंक्रीज़ कर देगी, तो यूरिन का आउटपुट 12 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। और इस तरह यूरिन का आउटपुट जब ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, दोबारा से आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज़ करके नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। ये आपकी बुक में एग्जांपल है। आगे ये बात बताई गई है कि आर्टेरियल प्रेशर, आगे ये नियर इनफाइनाइट फीडबैक गेन प्रिंसिपल बताया गया है कि जब आर्टेरियल प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे होता है तो इनपुट यूरिन नहीं, वाटर और साल्ट का इनटेक इक्वल होता है वाटर एंड साल्ट के आउटपुट के। इनटेक और आउटपुट इक्वल हो जाता है जब आर्टेरियल प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे होता है। जब आर्टेरियल प्रेशर इससे ज़्यादा होता है, लाइक 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे, तो 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा क्यों होगा, जब हमारे पास इनपुट ज़्यादा हो गया है। तो इनपुट ज़्यादा हो गया है, अब किसी बंदे ने ज़्यादा वाटर और साल्ट को इंटेक करना स्टार्ट कर दिया है, तो आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा होकर 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे आ गया है। तो किडनी क्या करेगी कि किडनी यूरिन का आउटपुट ज़्यादा कर देगी, लाइक 3 टाइम्स ज़्यादा कर दिया है उसने यूरिन का आउटपुट एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द इनपुट। तो उसकी वजह से वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। यूरिन का आउटपुट ज़्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम हमारे पास कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा, आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज़ करके दोबारा नॉर्मल पे आएगा। अब इसके अपोजिट देखते हैं कि जब आर्टेरियल प्रेशर कम हो गया, लाइक 100 से कम हो गया है, लो हो गया है, बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो हमारे पास अब कम क्यों हुआ है, कम इस वजह से हुआ है आर्टेरियल प्रेशर के इनटेक बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, इनटेक वाटर एंड साल्ट का कम हो रहा है। तो इसका किडनी इसका रिस्पांस कैसे करेगी, आर्टेरियल प्रेशर को दोबारा नॉर्मल की तरफ कैसे लाएगी, वो इनटेक को ज़्यादा कर देगी। इनटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट ज़्यादा होगा और यूरिन का वो आउटपुट कम कर देगी, तो इनटेक हमारे पास ऑफ कोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और आर्टेरियल प्रेशर बढ़ के दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट
near infinite feedback gain principle. नेक्स्ट है, देर आर टू की डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म आर्टेरियल प्रेशर। लॉन्ग टर्म आर्टेरियल प्रेशर को दो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स है जो रिस्पॉन्सिबल हैं लॉन्ग टर्म आर्टेरियल प्रेशर के चेंज में। इन दोनों फैक्टर्स में से किसी न किसी को चेंज करना होता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म आर्टेरियल प्रेशर को चेंज करना है, इन दोनों फैक्टर्स को चेंज किए बगैर आर्टेरियल प्रेशर चेंज नहीं हो सकता। उनमें से एक ये है कि प्रेशर को शिफ्ट कर दें। इसको कर्व को जो मैंने यहाँ पर भी बताया था, इसको हम बोलते हैं रीनल फंक्शनल कर्व। इसको बोलते हैं रीनल फंक्शनल कर्व। इसको इसमें से जो प्रेशर है, प्रेशर को शिफ्ट कर दें आगे की तरफ, यानी प्रेशर इंक्रीज जाए। इनपुट और आउटपुट ऑफ वाटर एंड साल्ट पे कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ और प्रेशर का कर्व शिफ्ट कर दिया है टुवर्ड द राइट और आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो गया है। अभी कब होगा? जब रीनल प्रॉपर फंक्शन नहीं करे। आउटपुट और इनपुट का कोई भी फर्क नहीं है, आउटपुट और इनपुट नॉर्मल हैं, लेकिन किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही और आर्टेरियल प्रेशर का जो रीनल ये आउटपुट कर्व है, प्रेशर शिफ्ट और रीनल आउटपुट कर्व ये हमारे पास राइट की तरफ आ गया। और ये कब होगा? जब रीनल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, डैमेज है। जब रीनल डैमेज है तो उसमें आउटपुट कर्व थोड़ा सा राइट साइड पे आ जाएगा और ये क्या शो करता है कि उन लोगों में आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा ही रहेगा। उनमें नॉर्मल जो आर्टेरियल प्रेशर 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ही रहेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि जिसमें आर्टेरियल प्रेशर, लॉन्ग टर्म आर्टेरियल प्रेशर को चेंज हो सकता है आर्टेरियल प्रेशर, वो है कि जब इनपुट ज़्यादा हो जाए, इंतहा का इनपुट हमारे पास ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है उस कंडीशन में। तो ये दो कंडीशंस लाजमी है फॉर चेंज इन आर्टेरियल प्रेशर, लेकिन इसके बाद इसको दोबारा नॉर्मल की तरफ लाया जा सकता है, जो कि मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट, क्रॉनिक रीनल आउटपुट कर्व इज़ मच डीपर देन एक्यूट कर्व। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इनपुट हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आर्टेरियल प्रेशर इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास क्रॉनिक चेंजेस होती हैं आर्टेरियल प्रेशर की, तो ऐसे अफेक्ट्स काज होते हैं जिसकी वजह से आर्टेरियल प्रेशर दोबारा नॉर्मल की तरफ आ जाता है। उनमें हमारे पास ये है कि एक डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट ये होते हैं डायरेक्टली इंक्रीज एक्सक्रीशन बाय किडनीज। जब इनपुट ज़्यादा हुआ है तो क्रॉनिक इफेक्ट उसका ये होगा कि किडनी की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, किडनी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आउटपुट एक्सक्रीट करेगी और दोबारा नॉर्मल वॉल्यूम जो है नॉर्मल पे आ जाएगा। सेकेंड, और बहुत से इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स में है इनडायरेक्ट इफेक्ट्स बाय नर्वस एंड हार्मोनल चेंजेस। नर्वस ये है कि सिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है। जब सिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी कम होगी तो सिम्पैथेटिक सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉन्स्ट्रक्शन के लिए। तो वो कॉन्स्ट्रक्शन वेजल्स की नहीं करवाएगा। कॉन्स्ट्रक्शन वेजल्स की नहीं होगी तो आर्टेरियल प्रेशर ऑफ कोर्स कम होगा। सेकेंड इफेक्ट किस पे होता है? इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस में एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जब इनकी अमाउंट कम होगी तो एंजियोटेंसिन 2 रिस्पॉन्सिबल है फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तो एंजियोटेंसिन कम है तो वाटर कम रीअब्जॉर्ब होगा। इस तरह एल्डोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, एल्डोस्टेरोन कम होगा तो सोडियम कम रीअब्जॉर्ब होगा। ये सारे फैक्टर्स मिल के आर्टेरियल प्रेशर को, जो आर्टेरियल प्रेशर को जितना बढ़ना चाहिए वो उतना उसको बढ़ने नहीं देंगे। वो आर्टेरियल प्रेशर उतना नहीं इंक्रीज़ होगा बल्कि वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। इसके अपोजिट अगर देखें तो कुछ लोग जिनमें किडनी डैमेज है या हमारे पास एक्सेसिव सिक्रीशन हो रही है एंड ये हार्मोन्स की एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन, साल्ट सेंसिटिव पीपल में, उनमें हमारे पास एक्यूट कर्व होता है। लाइक ये वाला कर्व एक्यूट कर्व होता है। उनमें कुछ भी ज़रा सा भी साल्ट का इंटेक ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास साल्ट का इंटेक ज़रा भी ज़्यादा हो जाए तो आर्टेरियल प्रेशर फ़ौरन से चेंज हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि किडनीज, अगर किडनीज नॉर्मल फंक्शन कर रही है, नर्वस सिस्टम नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, हार्मोनल मैकेनिज्म नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो जितना भी इंक्रीज़ हो जाए क्रॉनिक इंक्रीजेज इन इनटेक ऑफ वाटर और साल्ट, अगर ज़्यादा 1% ज़्यादा से ज़्यादा लंबे अरसे के लिए, वीक्स मंथ्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट और वाटर का इंटेक कर रहा है, फिर भी उसके आर्टेरियल प्रेशर पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, बहुत लेटर अफेक्ट होगा। सेम एज कि अगर इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, क्रॉनिक इंटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, फिर भी उसका आर्टेरियल प्रेशर इतना ज़्यादा कम नहीं होगा बल्कि नॉर्मल के करीब करीब रहेगा। कब? जब उसकी किडनीज नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म सही से फंक्शन कर रहे हैं। और आगे ये लिखा हुआ है कि जब सही से फंक्शन नहीं करे किडनी डैमेज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ या कोई भी ऐसी कंडीशन है, या उसके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहे हैं, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इनको ऐसे लोगों को हम साल्ट सेंसिटिव पीपल कहते हैं। साल्ट सेंसिटिव होते हैं कि थोड़ा सा भी साल्ट कंटेक ज़्यादा या कम हो जाए तो फ़ौरन से उनके रैपिड चेंजेस इन आर्टेरियल प्रेशर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। आगे आपकी बुक में ये बताया गया है कि आर्टेरियल प्रेशर जो है डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। अब कार्डियक आउटपुट, अगर हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आर्टेरियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर किडनीज आपके नॉर्मल काम कर रही हैं तो आर्टेरियल प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स किडनी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट और वाटर की एक्सक्रीशन स्टार्ट कर देगा, यूरिन आउटपुट को ज़्यादा कर देगा और आर्टेरियल प्रेशर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा।
तो इसमें आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि आर्टीरियल प्रेशर, अगर आर्टीरियल प्रेशर को ज़्यादा होना है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के साथ साथ रीनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। जब तक रीनल रेजिस्टेंस नहीं ज़्यादा होगी, किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, तो आर्टीरियल प्रेशर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किडनी जल्दी जल्दी हमारे पास यूरिन आउटपुट को ज़्यादा कर देगा और आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। तो जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के साथ साथ रीनल रेजिस्टेंस भी मिलेगी, रीनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, तब आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होगा और इस कंडीशन में हाइपरटेंशन होगा। और रीनल रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगी? जब हमारे पास किडनी डैमेज होगी, नेफ्रॉन्स वगैरह डैमेज होंगे। अच्छा जी, एंड हाइपरटेंशन में क्या होता है कि रीनल फंक्शन कर्व टू हाई लेवल, हाई प्रेशर लेवल, इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट ये मेंशन किया हुआ है कि साल्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, साल्ट आर्टीरियल प्रेशर को कैसे रेगुलेट करवाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स के जरिए बताया कि अगर साल्ट ज़्यादा हो गया है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा होगी। ऑस्मोलैलिटी बोलते हैं कि सॉल्यूट की कंसनट्रेशन को, कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सॉल्यूट ज़्यादा होगा। जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो हमारे पास थर्स्ट सेंटर, जो कि ब्रेन में थर्स्ट सेंटर है, वो स्टिमुलेट होगा। वो स्टिमुलेट को बंदे को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी तो वो जाके पानी पिएगा। पानी पिएगा जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा, फिर आपको पता है कि हमारे पास वो वॉल्स पे, वेजल्स की वॉल्स पे प्रेशर एग्जर्ट, फोर्स एग्जर्ट करेगा और तो प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होगा। तो इस तरह साल्ट प्रेशर पे अफेक्ट करता है, आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस तरह यहाँ पे मैंने सोडियम का बताया है कि सोडियम जब हमारे पास ज़्यादा होगा, साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, सेम एज ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा होगी, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा और हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट होगा तो वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करेगा। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जाके किडनी पे एक्ट करेगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा किडनी में। उसका फंक्शन ये होता है कि वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर पे अफेक्ट होगा। इस तरह साल्ट और प्रेशर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में बताऊंगी और हाइपरटेंशन के बारे में बताऊंगी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।